दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। विदेश मंत्री के अनुसार भारत में दोहरी नागरिकता लागू करना एक चुनौती है। भारत और रूस ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भावी पावर यूनिट्स के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2022-23 रिपोर्ट जारी की। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों को उधार देने और लेने की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अधिकरण सरकार को नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकते। भारत माला के पहले चरण की समय सीमा 6 साल बढ़ाकर साल 2027-28 की गई। बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की तरफ। विदेश मंत्री के अनुसार भारत में दोहरी नागरिकता लागू करना एक चुनौती है। सबसे पहले समझते हैं दोहरी या बहु नागरिकता क्या है। वास्तव में ये एक व्यक्ति को कानूनी रूप से एक साथ 2 या 2 से अधिक देशों की उसकी नागरिकता को मान्यता प्रदान करती है। दोहरी नागरिकता के लाभों की बात करें तो इसमें एक व्यक्ति एक ही समय में 2 देशों का पासपोर्ट धारक हो सकता है। इतना ही नहीं, दोहरी नागरिकता वाला व्यक्ति दोनों देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी भाग ले सकता है। इसका एक लाभ ये भी है कि ऐसा व्यक्ति संबंधित दोनों देशों में बिना वीजा के आ जा सकता है। और तो और दोहरी नागरिकता वाला व्यक्ति दोनों में से किसी भी देश में रोजगार भी प्राप्त कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, अल्बानिया, इजराइल, पाकिस्तान ये वे देश हैं जहां के नागरिकों को दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति प्राप्त है। वहीं भारत का संविधान नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है। ऐसे में भारत में दोहरी नागरिकता के विकल्प के तौर पर भारत सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) का विकल्प प्रदान किया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह सुविधा पाकिस्तान और बांग्लादेश जाकर बस चुके लोगों के लिए नहीं है। OCI कार्ड धारकों को मिलने वाले लाभों की बात करें तो OCI कार्ड धारकों को आजीवन वीजा की सुविधा उपलब्ध है और वे भारत में कई बार आ जा सकते हैं। वास्तव में ये एक तरह का बहुउद्देशीय कार्ड होता है। इसका एक लाभ ये भी है कि उन्हें भारत में किसी भी अवधि तक रहने के लिए स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण कराने से छूट दी जाती है। आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में उन्हें अनिवासी भारतीयों यानी NRIs के समान सुविधाएं प्राप्त है। हालांकि OCI कार्ड धारकों को भारत में कृषि भूमि या बागान जैसी परिसंपत्तियों की खरीद की अनुमति नहीं है। सिर्फ उन्हीं विदेशी नागरिकों को OCI पात्रता के लिए आवेदन करने का अधिकार है जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था, या फिर जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक रह चुका हो। इसके साथ ही इन दोनों पात्रताओं के अंतर्गत आने वाले नागरिकों की संतान, पोता पोती या परपोता पोती पर भी ये लागू होता है। आज की दूसरी मुख्य खबर भारत और रूस के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जुड़ी है। भारत और रूस ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र KNPP की भावी पावर यूनिट्स के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी घोषणा भारत के विदेश मंत्री की रूस के उप प्रधानमंत्री से भेंट के बाद की गई है। इस समझौते के साथ साथ दवाओं, फार्मास्यूटिकल सामग्रियों और चिकित्सा उपकरणों के लिए भी कुछ अन्य समझौते किए गए हैं। KNPP भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसे रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में निर्मित किया गया है। परियोजना के पहले चरण में 1000 मेगावाट की 2 यूनिट्स का निर्माण किया गया था और दूसरे और तीसरे चरण में 4 अतिरिक्त यूनिट्स का निर्माण किया जा रहा है। इन अतिरिक्त यूनिट्स का निर्माण कार्य साल 2027 तक पूरा हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत ने व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन 1969 में शुरू किया था और इसमें 3 क्रमिक चरणों में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की गई थी।
चलिए भारत के इस 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को विस्तार से समझते हैं। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम से ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर PHWRs का उपयोग किया जाएगा। अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला प्राकृतिक यूरेनियम मोटे तौर पर 2 समस्थानिकों यानी कि आइसोटोप्स का मिश्रण होता है। पहला यूरेनियम 238। प्राकृतिक यूरेनियम में इसका हिस्सा 99.3% होता है। दूसरा है यूरेनियम 235। प्राकृतिक यूरेनियम में इसका हिस्सा 0.7% होता है। लो एनरिच्ड यूरेनियम में U235 की सांद्रता 0.711 से 20% होती है। इसका ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम में U235 की सांद्रता 20% से अधिक होती है। इसका उपयोग नेवल प्रोपल्शन रिएक्टर्स, परमाणु हथियारों आदि में किया जाता है। ये विखंडनीय प्लूटोनियम यानी Pu-239 का भी उत्पादन करते हैं। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में Pu-239 ईंधन वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का उपयोग किया जाएगा ताकि ऊर्जा का और Pu-239 का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा सके। इस परिस्थिति में रिएक्टर उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। आखिर में तीसरे चरण के दौरान थोरियम 232 के साथ साथ दूसरे चरण से प्राप्त Pu-239 का भी उपयोग किया जाएगा। इससे ऊर्जा और U-233 का उत्पादन होगा। इसके बाद U-233 का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2022-23 रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई इस रिपोर्ट को वैधानिक तौर पर जारी करता है। इसके लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के धारा 36(2) के तहत प्रावधान किया गया है। वर्तमान रिपोर्ट में साल 2022-23 और साल 2023-24 के दौरान बैंकिंग सेक्टर के प्रदर्शन का ब्यौरा पेश किया गया है। सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2023 के अंत में कम होकर 3.9% पर आ गया था। यह पिछले 10 साल में अपने न्यूनतम स्तर पर है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि SCBs की कुल बैलेंस शीट साल 2022-23 में 12.2% बढ़ी, जो 9 वर्षों में सबसे अधिक है। इतना ही नहीं, साल 2022-23 में शहरी सहकारी बैंकों यानी UCBs की संयुक्त बैलेंस शीट में 2.3% की वृद्धि हुई, जबकि NBFCs की बैलेंस शीट में 14.8% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अंदर इस संदर्भ में कुछ चिंताएं भी प्रकट की गई हैं। पहली चिंता यह है कि लघु वित्त बैंक यानी SFBs कुछ विशेष क्षेत्रों में ही केंद्रित है और उनकी परिसंपत्ति में विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन का भी अभाव है। दूसरी चिंता यह है कि NBFCs कुछ ही बड़े कॉरपोरेट ऋणी को बहुत अधिक ऋण दे रही है। ऐसे में यदि उनमें से कोई भी ऋणी डिफॉल्ट होता है तो NBFCs को भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कई बैंकों ने NBFCs को भारी मात्रा में धन उधार दिया है। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी NBFC के समक्ष संकट उत्पन्न होता है तो इसका झटका बैंकों को भी लगेगा। रिपोर्ट में बताई गई तीसरी चिंता यह है कि UCBs में डायरेक्टर्स का कार्यकाल लंबी अवधि का होता है। इसके साथ ही UCBs में व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति और विनियमों के पालन की संस्कृति का भी अभाव है। आखिर में समझते हैं इन चिंताओं से निपटने के लिए रिपोर्ट में किस तरह की सिफारिशें की गई हैं। पहली सिफारिश ये है कि विनियमों के पालन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा जैसे 3 स्तंभों के आधार पर सहकारी बैंकों के प्रशासन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। NBFCs को अपने वित्त के स्रोतों को व्यापक बनाने और वित्त के लिए बैंकों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने पर ध्यान देना चाहिए और SFBs के जोखिमों को मूल्यांकन करने के लिए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क लेखांकन को अपनाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उधार देने और लेने की मंजूरी दी है।
आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूति ऋण जीएसएल दिशा निर्देश 2023 लागू किए हैं। सरकारी प्रतिभूति ऋण से आशय है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज धारक किसी व्यक्ति को शुल्क के बदले पात्र गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उधार दे सकता है। हालांकि ये उधार लेने वाले व्यक्ति को कोई अन्य गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमानत के तौर पर रखनी पड़ेंगी। सरकारी प्रतिभूति तय अवधि के लिए उधार दी जा सकती है और साथ ही जीएसएल लेन देन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों को उधार लिया या दिया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें ट्रेजरी बिल्स शामिल नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीएसएल लेन देन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां और राज्य सरकार के बॉन्ड जमानत के रूप में रखे जा सकते हैं और साथ ही ट्रेजरी बिल्स को भी जमानत के रूप में रखा जा सकता है। सरकारी प्रतिभूतियों में उधार देने या लेने की मंजूरी देने के काफी लाभ है, जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियों से बाजार मजबूत होगा और उनमें तरलता यानी उनके लेन देन में वृद्धि होगी। इससे जी सिक्योरिटीज के उचित मूल्य तय करने में भी मदद मिलेगी। इससे एक लाभ ये भी होगा कि निवेशकों की प्रतिभूति ऋण बाजार में भागीदारी बढ़ेगी। बीमा कंपनियों के पास सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स का लेन देन अधिक हो सकेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि बड़ी संख्या में सरकारी बॉन्ड्स बीमा कंपनियों के पास पड़े हुए हैं। सरकारी प्रतिभूतियां केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी व्यापार योग्य लिखित है। ये सरकार के ऋण दायित्व को मान्यता प्रदान करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सरकार जी सिक्योरिटीज जारी करके बाजार से धन जुटाती है और उसे वापस करने की गारंटी भी देती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टाइप की हो सकती है। शॉर्ट टर्म सरकारी प्रतिभूतियों को आमतौर पर ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है। इनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम की होती है। लॉन्ग टर्म सरकारी प्रतिभूतियों को सरकारी बॉन्ड्स या दिनांकित प्रतिभूतियां भी कहा जाता है। इनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष या इससे अधिक की होती है। सरकारी प्रतिभूतियों में डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है। ऐसा इस कारण क्योंकि इन्हें सरकार की गारंटी प्राप्त होती है। इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब रुख करते हैं आज की 5वीं बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अधिकरण सरकार को नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सशस्त्र बल अधिकरण के उस निर्देश को रद्द कर दिया जिसमें सरकार को जज एडवोकेट जनरल के पद को भरने के लिए नीति बनाने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होते हैं। इस कारण किसी भी अधिकरण को सरकार को नीति तैयार करने का निर्देश देने की कानूनी अनुमति नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नीति निर्माण करना न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। अधिकरणों से जुड़ी चिंताओं की बात करें तो अधिकरणों में कई पद खाली पड़े हैं और इन पदों को भरने में देरी हो रही है। विशेष रूप से तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति में विलंब हो रहा है। साथ ही सदस्यों का छोटा कार्यकाल अधिकरणों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है और नियुक्तियों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप होता है। इससे भी अधिकरणों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधिकरण अर्ध न्यायिक निकाय यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं। इनके मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं। पहला, अदालतों पर मामलों के बोझ को कम करना और तकनीकी विषयों से जुड़े मामलों के लिए विषय विशेषज्ञों को शामिल करना। इनकी स्थापना के लिए स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अनुच्छेद 323A और 323B के तहत प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना के लिए प्रावधान किए गए। ये अधिकरण संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 323A के तहत प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद 323B के तहत अन्य विषयों के लिए अधिकरणों की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं और उन्हें सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं।
एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी के तहत अधिकरण के आदेश उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन है। अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की। भारतमाला के पहले चरण की समय सीमा 6 साल बढ़ाकर साल 2027-28 की गई है। भारतमाला परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया था। ये राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। साल 2017 में इसके प्रथम चरण को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य साल 2022 तक 34,800 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करके महत्वपूर्ण अवसंरचना की कमी को समाप्त करना था। नवंबर 2023 तक इस परियोजना का 42% काम पूरा हो चुका था। इस परियोजना के उद्देश्यों की बात करें तो इसका पहला उद्देश्य महत्वपूर्ण अवसंरचना की कमियों को समाप्त करके देश भर में माल ढुलाई और यात्री आवाजाही की दक्षता सुनिश्चित करना है। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी में और साथ ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स का विकास करके मौजूदा गलियारों की दक्षता में सुधार लाना है। उद्देश्यों के बाद अब समझते हैं भारतमाला परियोजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इस परियोजना की पहली विशेषता ये है कि गलियारों को अपग्रेड करने की जरूरत है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए गलियारों की सैटेलाइट मैपिंग की जाएगी। साथ ही 1500 से अधिक पॉइंट्स का प्रौद्योगिकी की सहायता से स्वचालित ट्रैफिक सर्वेक्षण और साथ ही 600 जिलों में माल ढुलाई का स्रोत गंतव्य अध्ययन किया जाएगा। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि राजमार्ग अवसंरचना में ऐसी क्या कमियां हैं जिस वजह से इस परियोजना को शुरू किया गया। पहला है संसाधनों की कमी और एक राष्ट्रीय योजना के अभाव के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क व सड़क नेटवर्क का अनुकूलन अपर्याप्त है और प्रमुख गलियारों और बंदरगाहों को भीतरी इलाकों से जोड़ने वाली एकीकृत योजना का भी अभाव मौजूद है। साथ ही राजमार्ग के कई हिस्सों में और पहले से विकसित गलियारों पर भी स्थानीय रूप से भीड़ भाड़ वाले बिंदु मौजूद हैं। और तो और दुर्घटना की स्थिति में प्रतिक्रिया के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। भारतमाला के प्रथम चरण के हिस्सों में कई महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए आखिर में इन सभी घटकों के उद्देश्य और क्षेत्रफल के बारे में विस्तार से समझते हैं। आर्थिक गलियारों की बात करें तो ये 9,000 किलोमीटर का क्षेत्र है जिसका उपयोग पूरे देश की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में किया जा रहा है। इसके बाद आता है इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट क्षेत्र जो 6,000 किलोमीटर का है और इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों को एक साथ जोड़ना है। साथ ही राष्ट्रीय गलियारा दक्षता में सुधार क्षेत्र 5,000 किलोमीटर का है जिसका उद्देश्य कार्यकुशलता में वृद्धि करना है। इसके बाद आता है 2,000 किलोमीटर का सीमावर्ती सड़कें और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी क्षेत्र जिसका उद्देश्य सीमावर्ती कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तटीय सड़कें और बंदरगाह कनेक्टिविटी क्षेत्र की बात करें तो ये 2,000 किलोमीटर का है और इससे तटीय क्षेत्र की प्रगति में लाभ मिलेगा। आखिर के दो मुख्य घटक हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्षेत्र 800 किलोमीटर का है जिसका उद्देश्य तेजी से विकास होने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देना है और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी NHDP का शेष कार्य क्षेत्र 10,000 किलोमीटर का है जिसका मुख्य उद्देश्य ऑल राउंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। आखिर में अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। आज का हमारा स्थल है मलेशिया। इस देश की राजधानी है कुआलालंपुर। कैबिनेट ने प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये देश दक्षिण पूर्व एशिया में तिमोर बोर्नियो द्वीप पर अवस्थित है। मलेशिया में दो नॉन कंटिजिनस एरिया शामिल है। पहला प्रायद्वीपीय मलेशिया पश्चिम मलेशिया पूर्व में दक्षिण चीन सागर की सीमा में लगे मलय प्रायद्वीप में स्थित है और दूसरा मलेशिया तिमोर पूर्वी मलेशिया बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इस देश से जुड़े सीमावर्ती देशों में थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ब्रुनई का नाम शामिल है।
और साथ ही सीमावर्ती जल निकाय में मलक्का, जलडमरू मध्य, दक्षिण चीन सागर आदि का नाम शामिल है। आखिर में इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। ये देश भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ पहांग, सारावाक, राजंग, कीनाबटांगन आदि हैं। मलेशिया का उच्चतम बिंदु गुनुंग किनाबालू है, जिसकी ऊंचाई 4100 मीटर है। अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2024 के सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। खोपरा नारियल की सूखी गिरी को कहते हैं, जिसमें से नारियल का तेल निकाला जाता है। चेन्नई के एन्नौर में एक औद्योगिक इकाई में अंडर वाटर सप्लाई पाइपलाइन से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। इसके कारण अमोनिया की मात्रा हवा और समुद्र दोनों में अपने स्वीकार्य स्तर को पार कर गई। केंद्र सरकार ने IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 6 समर्थ क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए तैयार किए गए हैं। इन 6 कार्यक्रमों का नाम समर्थ ब्लॉक, समर्थ जिला, समर्थ राज्य सचिव, समर्थ नीति और समर्थ खरीद है। हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 6वां संस्करण आयोजित किया गया। ये भारत सरकार की एक पहल है। इस हैकाथॉन का उद्देश्य अलग अलग सरकारी विभागों और निजी संगठनों की कुछ गंभीर समस्याओं का समाधान छात्रों से प्राप्त करने में उनकी मदद करना है। मंत्रिमंडल ने भारत और इटली के बीच प्रवासन व आवाजाही समझौते को मंजूरी प्रदान की है। वैज्ञानिकों ने समुद्र नितल से ऊपर उठी व जलमग्न पर्वत श्रेणी की खोज की है। ये पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका सरकमपोलर करंट ACC के अंदर छिपी हुई मिली है। ACC विश्व की सबसे प्रबल समुद्री धारा है। लैंटाना झाड़ियां दुनिया की सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियों में से एक है। ये झाड़ियां भारत के लिए अत्यधिक चिंता का कारण बनी हुई हैं। ये समझने के लिए शोध किया गया है कि हंटिंगटन रोग आणविक स्तर पर कैसे बढ़ता है। हंटिंगटन रोग एक वंशानुगत विकार है। इस रोग में मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में तंत्रिका कोशिकाएं धीरे धीरे टूटने लगती हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।